तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स में H2 एंटी हिस्टामिन्स की। ये H2 एंटी हिस्टामिन्स क्या करते हैं? इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन बट डू नॉट कम्प्लीटली स्टॉप H। ये अब आप कहेंगे कि ये H क्या है? तो हमने पेराइटल सेल्स में देखा था कि हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पेराइटल सेल्स पे, जिन पे हिस्टामिन आके बाइंड करता है एंड वही आगे HCl बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हमने क्या करना है, अभी इस हिस्टामिन को ब्लॉक करना है, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। तो उनका नाम है H2 एंटी हिस्टामिन। तो ये क्या करेंगे, रिवर्सिबल ब्लॉकिंग ऑफ H2 रिसेप्टर ऑन पेराइटल सेल, वेरी इफ़ेक्टिव इन इनहिबिटिंग नॉक्ट्यूमल एसिड सिक्रीशन। मतलब कि जो रात के टाइम हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं उनको इनहिबिट करने में ये बहुत बेनिफिशियल है। और इनकी एग्जांपल्स ये वाली दी हुई हैं, रेंटिडिन, सिमाटिडिन, फैमोटिडिन। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये ड्रग्स के नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स की। मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड नाउ। ठीक है, मेनली एंटी अल्सर ड्रग में आजकल हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ही देते हैं। टोटली ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ HCl। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये पेराइटल सेल्स हैं, ये है हमारा प्रोटोन पंप जहाँ से HCl बाहर निकलता है। ठीक है, हमें यहाँ से पता है कि H+ आयंस यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगर हमने इसे ही ब्लॉक कर दिया तो मीन्स यहाँ पे एक बैरियर बन गया, तो पेराइटल सेल से हमारे ल्यूमेन के अंदर H+ आयंस जाएंगे ही नहीं। मीन्स कि हमने टोटली ब्लॉक कर दिया इस एरिया को। टोटली ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ HCl। इसके एग्जांपल्स हैं मिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, लेंजोप्रोजोल, रेबेलप्रोजोल। ठीक है, इनहिबिट द पेराइटल सेल H+ पोटाशियम ATPase पंप। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आर इनएक्टिव prodrug initially reached into parietal cell when they get acidic medium they activate। इसका मतलब है कि जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, जो ये ड्रग्स हैं, वो इंटेरिक कोट्स के साथ, मींस कि एक तरह की हमने एक ड्रग है, गोली है, उसे कोटिंग दी हुई है ताकि उसे इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाए। जब भी ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर हमारे स्टमक में जाएगा, ये देखेगा कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। जब ये इंडिकेट कर लेगा कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद क्या करेगा, ये प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देगा, जिससे एसिड की सिक्रीशन नहीं होएगी। ठीक है, तो ये इंटेरिक कोट था, ये क्या प्रिवेंट करता था, ये प्रिवेंट करता था प्रीमेच्योर एक्टिवेशन। ठीक है, ताकि पहले ही ये एक्टिवेट ना हो जाए। अभी ये बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओमेप्राजोल इज़ 50%। बायो अवेलेबिलिटी पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। कि ब्लड में किसी ड्रग कितनी डिज़ोल्व हो गई। ओमेप्राजोल हमारे ब्लड में 50% ही एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओमेप्राजोल को खाने के साथ लेते हैं तो वो और ज़्यादा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। मीन्स कि वो ड्रग और ज़्यादा कम लेस एक्टिंग होएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खाने से पहले 1 घंटा पहले से देते हैं ओमेप्राजोल को, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को। नेक्स्ट, म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, अल्सर के ऊपर एज एक चादर बिछा देती हैं। जो भी हमारे पेप्टिक अल्सर हो रखा है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देंगी। वो कवरिंग क्या करेंगी, ये कवरिंग्स क्या करती हैं कि HCl बार बार अल्सर को ना छुए। मींस कि ये प्रिवेंट करती हैं कि HCl जो जितनी भी एसिडिक सिक्रीशंस हो रखी हैं स्टमक के अंदर, वो बार बार अल्सर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, ये क्या है, बेसिक है एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सुक्रोज सल्फेट इन एसिडिक एनवायरनमेंट। जब एसिडिक इन्वायरमेंट है, जब HCl की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, इट पॉलीमराइजेस बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म अ स्टिकी जेल ओवर अल्सर व्हिच एक्ट। अब होता क्या है, इस सुक्राल फेट को पता लग गया कि एसिडिक मीडियम है, HCl बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हुई है। तो ये सुक्राल फेट क्या करेगा, पॉलीमरेज बहुत सारी एज अ
अपनी चेन्स बना लेगा, एक तरह की लेयर, एक कवरिंग क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगा, एक स्टिकी जेल लाइक बना देगा अपने आप को, ऐसी कंसिस्टेंसी दे के उस अल्सर के ऊपर एज अ एक लेयर बना लेगा, ठीक है, जिसे हम फिज़िकल बैरियर भी कह सकते हैं। ये 6 घंटे तक उस अल्सर के ऊपर एज एक चादर बना के उसे ढक के रखता है अल्सर को, ताकि वो बार बार HCl के कांटेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। इट स्टिमुलेट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड बायोकार्बोनेट, एलिमिनेट फीसिस, ये फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है सुक्राल्फेट। टेक एन एम्प्टी स्टमक बिफोर 1 आवर, नेवर गिवन विद एंटासिड। हम इसे एंटासिड के साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो एंटासिड्स हैं वो pH को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन जो ये सुक्राल्फेट है ये एक्टिवेट ही एसिडिक मीडियम में होती है। अगर हमने एंटासिड के साथ pH ही न्यूट्रलाइज कर दिया तो सुक्राल्फेट अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। सेम एज सुक्राल्फेट। अब ये CBS क्या है? ये है कोलाइडल बिस्मिथ सबस्ट्रेट। सेम है सुक्राल्फेट। 120 mg हम ऑरली लेंगे, ठीक है, 4 टाइम्स अ डे। ये ब्लैक स्टूल, इससे क्या होएगा? ब्लैक स्टूल होएगा। तो हमने पेशेंट को पहले ही बता देना है कि ये दवाई लेने के बाद आपका स्टूल ब्लैक कलर का होएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये क्या करते हैं? इनहिबिट एसिड सिक्रीशन एंड प्रमोटिंग म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस, ठीक है। ये इनहिबिट कर देते हैं एसिड की सिक्रीशंस को एंड प्रमोट करते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस को। वो कैसे? नॉर्मली जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड I1 है, ये प्रोड्यूस्ड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड सर्व अ प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है। ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में ही बनते हैं और इनका फंक्शन क्या है? ये इनहिबिट करते हैं एसिड सिक्रीशन को, प्रमोट करते हैं म्यूकस एंड HCO3 सिक्रीशन, इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज। Natural prostaglandins have very short T half-life. That's why we use synthetic prostaglandin analog. जो नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है, नेचुरली हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है स्टमक की, वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए हमें बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स लेने पड़ते हैं ताकि एसिड सिक्रीशन को कम किया जाए एंड म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन ज़्यादा करवाई जाए। अब इसके एग्जांपल हैं मीसोप्रोस्टोल। ये लॉन्ग एक्टिन है, 3 घंटे तक काम कर सकती है। यूज्ड टू हील पेप्टिक अल्सर यूजिंग निसेट्स एंड स्मोकर्स। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या निसेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी वजह से जो उनमें पेप्टिक अल्सर्स फॉर्म होती हैं, ये उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट है डायरिया, पेन। नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी, कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है कि हम इसे प्रेगनेंसी में नहीं लेंगे क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ये भी एंटी अल्सर में ही काम आती हैं, लेकिन आजकल हम इनका यूज़ कम करते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं? डिक्रीज वॉल्यूम गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ऑन लो डोसेज। लो डोसेज में ये इफ़ेक्टिव नहीं होते, हाई डोसेज में ये पेशेंट इनको टॉलरेट नहीं कर पाता, तो दोनों कंडीशनों में ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। H2 blockers and proton pump inhibitors are used instead of this. हम एंटीकोलिनर्जिक की जगह पर H2 ब्लॉकर्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल। अब हमने देखा था कि H. पाइलोरी की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो रहे थे, तो उसे ट्रीट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल फॉर एरेडिकेटिंग द बैक्टीरिया। इसमें हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं। एक तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने अमेप्राजोल ले ली, एंड 2 एंटी माइक्रोबियल का कॉम्बिनेशन लेंगे, जैसे हमने क्लेथ्रोमाइसिन ले ली एंड मॉक्सिसिलिन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमने 14 डेज़ के लिए लेना है, मीन्स कि 2 वीक्स के लिए। इसे हम ट्रिपल थेरेपी कहते हैं। यहीं पे हमारी एंटी अल्सर ड्रग्स कंप्लीट होती हैं।